बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम सिटी 10 में मैं हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे। प्रोग्राम का आगाज़ हम खबरों से करेंगे। 11 बजे आपकी बर्थडे वाला सेगमेंट और हमारे मेहमान भी हमें ज्वाइन करेंगे। आज की खबरों की डिटेल्स की तरफ चलते हैं जी। टॉप स्टोरीज हमारे पास क्या है मैं आपके साथ शेयर करूँ। मनसूबे की लागत का तखमीना 9 अरब से ज़ायद लगाया गया है। मनसूबा क्या है जी? अरफा करीम ता पाइन एवेन्यू रायविंड एक्सप्रेस वे का PC1 तैयार किया गया है। इसकी डिटेल्स आपको प्रोग्राम में बताते हैं। पंजाब में सफाई और तरक्की का इनकलाब ख्वाब हकीकत बन गया। वजीर आला पंजाब का सुथरा पंजाब की वेबसाइट का इफ्तिताह। पासपोर्ट के लिए कतार ना घंटों इंतजार। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी अवाम के हीरो बन गए। और फॉरेस्ट एक्ट में अहम तरमीम जिसकी मंजूरी दी गई है, प्रोग्राम में आपको बताएंगे। वेलकम बैक। इमरान यूनुस और दुर्रे नायाब हैं हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज की लीड स्टोरी है दुर्रे नायाब की। अरफा करीम था पाइन एवेन्यू। अच्छा जी, अरफा करीम सेंटर फिरोजपुर रोड से नाले के साथ पाइन एवेन्यू रायविंड तक नए रूट से सेंट्रल लाहौर से जनूबी लाहौर जाने वालों को बड़ी आसानी मैसर आएगी। क्या सहूलत मिलेगी दुर्रे नायाब? अच्छा देखिए, अभी आपने गुलबर्ग से आना है, आपने जौहर टाउन की तरफ जाना है, या कलमा चौक से आपने ट्रैफिक को डाइवर्ट होकर जौहर टाउन, बाबडा टाउन, उसके बाद जाती उमरा तक जितनी भी सोसाइटीज़ हैं, उसमें लेक सिटी है, उसके अंदर बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं। अगर आपने उस तरफ जाना है जहाँ बढ़ता हुआ लाहौर है, तो आपको एक ही रूट मिलता है और उस पर इतनी ट्रैफिक है कि आप अंदाज़ा नहीं कर सकती। आपको कलमा चौक से बरकत मार्केट क्रॉस करना है जो है ना, एक अजाब होता है। बरकत मार्केट से फैसल टाउन चौक तक आपको पैक टू पैक गाड़ी मिलती है। आगे अब चूंकि LD के सामने वो सीवर भी डल रहा है, तो वो वन वे ट्रैफिक हुई है, वहां तो आप जा ही नहीं सकते। आपके पास ऑप्शन क्या थी? ये नए रास्ते आज भी ना निकले होते तो मैं देखता कि लाहौर में ट्रैफिक पे आप किस तरह काबू पाते थे। आप अगर ये पाइन एवेन्यू ना बनी होती, आपकी डिफेंस रोड ना बनी होती, आपकी आगे जाके पीछे की तरफ आ जाए, आपने जिस तरह LOS नाले को कवर करके आपने LOS मुल्तान रोड और आपने इसको फिरोजपुर रोड को मिलाया है, अगर ये लिंक ना बना होता, फिर सड़कें इम्प्रूव ना हुई होती, तो ये बहुत अच्छी बात है। नए रास्ते खुलने चाहिए, एक ऐसा रूट जो खूबसूरत रूट है, और आप अगर नाले की बदसूरती को ख़त्म करते हुए उसको लेके चलें तो आप देखें, आप फिरोजपुर रोड से चढ़ें अरफा के साथ, सीधा जाके पहली स्टॉप आपकी ब्रेक लगेगी मौलाना शौकत अली रोड। जी बिल्कुल ऐसे। उसके बाद आगे आप चलें तो आपकी दूसरी ब्रेक लगेगी वेलेंशिया के पास पाइन एवेन्यू पे। तीसरी ब्रेक इसी नाले के साथ जाके आप रायविंड रोड पे निकल जाएंगे। ये बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटी का रोड है। कलमा चौक पे रश कम होगा, फैसल टाउन रोड पे कम होगा, लाहौर केनाल पे रश कम होगा, मौलाना शौकत अली रोड पे कम होगा, LD के सामने जो मेन जौहर टाउन की बुलेवार्ड है उस रूट पे रश कम होगा, आपकी पाइन एवेन्यू पे रश कम होगा। अब कंजेशन बहुत ज़्यादा हो गई है। बज़ाहिर तो आपको लग रहा है कि 9 अरब रुपए हैं, लेकिन ये कल के 90 अरब रुपए होंगे अगर आप इसको आज इग्नोर करते हैं। आपने एलिवेटेड के साथ क्या किया? 22 अरब का तखमीना लगा था, ऐसे ही है, बन भी जाना था। आज 105 अरब पे पहुंच गया है और आज भी इनसे बन नहीं पा रहा। तो आप जितने डिले करते जाएंगे प्रोजेक्ट कॉस्ट बढ़ती जाएगी। अब शुक्र है कि इन्होंने इसका PC1 तैयार कर लिया जो प्रूव होने जा रहा है, और इसको ये 2 फेजेस में मुकम्मल करेंगे। पहला फेज जो है अरफा से मौलाना शौकत अली रोड है, दूसरा मौलाना शौकत अली से सीधा पाइन एवेन्यू रायविंड तक जाएगा, और नाले के इर्द गिर्द जो सड़क है उसी को यूटिलाइज करेंगे। जो नाला है उसको अब इन्होंने बहुत हद तक पुख्ता कर लिया है, तो जहाँ से पुख्ता नहीं होगा वहाँ पुख्तगी करते हुए उसकी साइड पे 2 लेन ड्यूल कैरिज वे या 3 लेन ड्यूल कैरिज वे, जहाँ पे जितनी कैपेसिटी होगी कोशिश करें कि लैंड एक्विजिशन ना करना पड़े, ताकि आसपास ना बहुत कच्ची आबादियां भी हैं, ठीक है, डिप्राइव बेचारे लोग रहते हैं, मुतवसत किस्म का तबका रहता है, तो उनको डिस्टर्बेंस ना हो। लेकिन रोड बनने से मुझे अच्छी तरह याद है, अब इमरान इस चीज़ को डिफाइन अच्छी तरीके से कर लेगा, कि जब LOS पे गंदा नाला था, चौधरी कॉलोनी थी, कच्ची आबादियाँ थी, ऐसे टूटी किस्म की जो है ना वो रास्ते थे, तो उस वक्त क्या हाल होता था, और आज जब वो लोग मेन पे आ गए तो उनकी प्रॉपर्टी वैल्यू 100 टाइम्स बढ़ गई। ऐसे अब मुझे ये बता दे, PC1 तो तैयार हो गया, इससे अगला स्टेप क्या होता है? बस ये अप्रूवल होनी है PND से अप्रूव होना है, तो LD उसके बाद टेंडरिंग प्रोसेस पे जाना है, उसके बाद ये प्रोजेक्ट गो थ्रू हो जाएगा। कुछ रुकावटें हो सकती हैं जिसकी वजह से काम हो सकता है, वो कहें जी कि अभी आप सिर्फ फेज 1 कर लें, फेज 2 ना करें, उसकी जरूरत नहीं है, फेज 1 कर लें, फेज 2 को अगले में ले जाएं, अगले माली साल में कर लें,
लेकिन मेरा ये ख्याल है कि प्रोजेक्ट जो है आपको वन गो में मुकम्मल करना चाहिए। सही। आज जो उसकी सिविल स्ट्रक्चर की कॉस्ट है, हो सकता है अगले साल वो डबल ट्रिपल हो जाए, पॉसिबिलिटी नहीं है। और अक्लमंद तो लोग यही कहते हैं कि अगर आपने घर भी बनाना है तो आप ग्रे स्ट्रक्चर 1-2 मंजिला जो भी है उसको इकट्ठा करें, फिनिशिंग बाद में छोड़ दें, फिर वो बाद में करते रहें। तो क्योंकि उसकी जो सिविल कॉस्ट है ना वो बहुत ज्यादा एस्केलेट कर देती है। तो यही डिस्कशन अभी पीएनडी में होंगी, इस पे बहुत ज्यादा बहस भी हो सकती है, चीज़ें कट शॉर्ट भी हो सकती हैं, बढ़ भी सकती हैं, मुकम्मल मंसूबे की इजाज़त भी मिल सकती है, लेकिन वो सारा डेकोरम जो है वो चेयरमैन पीएनडी का है और उसको वो पूरा इमरान यूनुस। देखिए ये प्रोजेक्ट जो है ये वक्त की अहम ज़रूरत है। इसकी अहमियत और अफादियत के हवाले से अगर मैं थोड़ा सा आपको बताऊं तो जिस तरह दुर्नियाब ने कहा, LOS नाले के हवाले से अगर हम बात करें, LOS एक वक्त था कि जो LOS नाला है वहाँ पर ताफुन, गंदगी, टूटी फूटी रोड, और कोई भी वहाँ जाना जो है वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि मैं उस रोड को इस्तेमाल करूँ। हाँ, मजबूरी के तहत लोग जो है वहाँ पर ज़रूर जाते थे क्योंकि वहाँ पर बेशुमार शादी हॉल्स हैं, इसलिए उस रोड को यूज़ करते थे। टूटा फूटा रोड था। उसके बाद जब वो रोड बन गया, और आज आपको मैं बताऊँ कि आज उस जगह की वैल्यू के हवाले से अगर मैं बताऊँ कि वहाँ पर फ़ी मरला अराजी जो है वो 70 से 80 लाख रुपया है पर मरला की मैं आपको बात बता रहा हूँ कि वो इतना शानदार वो रोड जो है वो बना। अब अगर आप आ जाएं अरफा करीम IT टावर से जो नाला जा रहा है और इसको जो प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस करवाया गया है रायमंड रोड तक, चूँकि मैं 2011 में वहाँ पर माल टाउन क्यू ब्लॉक में जो है वो मैं रिहाइश पजीर रहा हूँ, तो मुझे पता है कि वहाँ पर उस नाले की वजह से लोगों को किन किन मुश्किलात का सामना है। आए रोज़ वहाँ पर कोई ना कोई हादसा जो है वो होता था, कोई ऑटो रिक्शा, कोई बाइक, इनफैक्ट बच्चे और बड़े और बूढ़े भी उस नाले में गिरते मामूल की बात नज़र आते हैं हम देखें। अच्छा, ये प्रोजेक्ट जो है ये इसलिए भी अहमियत का हामिल है, एक तो ऑब्वियसली प्रॉपर्टी के रेट जो हैं वो वहाँ पर बढ़ जाएंगे, दूसरा एक बेहतरीन रूट जो है वो सिर्फ वहाँ के लोगों को नहीं पूरे अहलियाने लाहौर को मिल जाएगा कि अगर किसी ने रायवन रोड जाना है तो वो सीधा नाक की सीट से, चूंकि फिरोजपुर रोड तो वैसे ही बड़ा है और खुला है, आपको एक कट मिल जाएगा कि आपने डायरेक्ट जो है वहां पर जाना है। हाँ, थोड़ी सी मुश्किलात जो है वो अगर इस प्रोजेक्ट में देखा जाए कि जो सामने आ सकती हैं वो ये हैं कि जब आप वहां पर रोड बनाएंगे तो जो इर्द गिर्द की आबादी है, जो इर्द गिर्द लोग रहते हैं, वो फिर उनका रिएक्शन क्या होता है, आया कि उनकी प्रॉपर्टी उसमें आएगी या नहीं है, क्योंकि कई जगह पर वो नाला जो है वो थोड़ा स्क्वीज हो जाता है और प्रॉपर्टी जो है वहां पर तजावजात भी काफी सही तजावजात, पक्की तजावजात है। मैं आर्जी तजावजात की बात नहीं कर रहा, पक्की तजावजात है कि लोगों ने, मैंने खुद देखा हुआ है, लोगों ने दुकानें जो है बगैर नक्शे के और बगैर अप्रूवल के आगे आगे बढ़ाई हुई है, क्योंकि वो इलाका ही ऐसा है कि वहां पर टाउन इंतजामिया या दूसरे जो इदारे हैं वो जाते नहीं थे क्योंकि वो टूटा फूटा रोड है। तो लेकिन जब ये बन जाएगा, आप यकीन जाने कि ये लाहौरियों के लिए मेरे ख्याल से ये बेहतरीन तोहफा होगा, ये एक्सप्रेसवे जो है वो बनेगा। और मैं बड़ा हैरान हो रहा हूँ कि इसके लिए सिर्फ 9 अरब रुपए जो है वो रखे गए हैं। मुझे नहीं लगता कि ये 9 अरब में मुकम्मल होगा, क्योंकि इस पे तो काफी ज्यादा रकम जो है वो लग सकती है। इनफ नहीं है ये, अगर टाइमली कर लिया जाए, बीच में कोई गैप ना आए, कोई हर्डल ना आए। देखिए मेरा ख्याल ये इनफ है, क्योंकि अभी इन्होंने पक्का कर लिया नाला। इन्होंने अरफा करीम से मौलाना शौकत अली रोड तक, ये हमारे पीछे ही बात करें तो वहां तक नाला जो है दोनों साइडों से बाकायदा कंक्रीट और पक्का एक वॉल लेके आ रहा है। अब उसके साथ थोड़ा स्ट्रक्चर अगर डेमोलिश होगा या उनको समझे उनके साइज में, उनकी लाइन में किया जाएगा, अपनी हदूद में किया जाएगा, तो ये जो एस्टिमेट है डेफिनेटली ये बढ़ भी सकता है। अभी तो इब्तदाई तखमीना है ना, उसके अंदर हो सकता है सरकार कहे कि नहीं आप हमें ये भी कर दें, आप हमें कोई लाइटें भी लगा दें, जिस तरह LOS में फ्यूचर पाइलिंग यू टर्न बनाने होंगे। आपको याद है कि LOS पे एलिवेटेड एक्सप्रेसवे के लिए फ्यूचर पाइलिंग की गई ताकि बाद में नीचे पाइलिंग करके रोड उखाड़ते कहां फिरेंगे। तो कल को अगर कोई वहां पे ऐसा मंसूबा भी होगा, उसकी भी कॉस्ट इफेक्ट आएगी। अगर अब 2 लेन तो प्रॉपर है वहां पे, अगर 3 लेन पे जाएंगे तो फिर इसकी कॉस्ट 2-3 अरब रुपए मुश्किल हो जाएगा। अब यही बात है ना कि लोगों के घर डिस्टर्ब करेंगे, 3 लेन करेंगे, तो ये 2 वे भी हो जाए तो बेहतर है। 2 वे भी हो जाए बेहतर है। उसको अच्छी लेन मार्किंग की हो, उसके साथ फुटपाथ हो, उस पर लाइट्स लगी हो, स्ट्रीट लाइट्स लगी हो, रात को जगमग करता हुआ वो रूट हो,
तो मेरा ये ख्याल नहीं है कि, और फिर जिनके घर वहाँ पे आज मेरा ख्याल 2, 4, 5, 6 लाख मरला होगा, बिल्कुल ऐसे ही कच्ची आबादी है ना, हाँ, बिल्कुल, तो वो कहाँ पे जाके लग जाएंगी। अच्छा, हमारे मंसूबे अपनी अफादियत इसलिए भी खो देते हैं कि जितने भी शहर में अच्छे रोड बनाए जाते हैं ना, स्टार्ट में तो वहाँ पर आपको लाइट्स नजर आती हैं, उसके बाद वो अंधेरे की नजर हो जाते हैं। और अभी बहुत सारी रोड्स का ये LOS की हम जो बात कर रहे हैं, स्टार्ट में मुझे अच्छे से याद है क्योंकि मेरा डेली वहां से गुजर होता है कि स्टार्ट में तो वहां लाइटें जलती थी और बड़ा खूबसूरत लगता था। उसके बाद अब आप देखें वो पूरे रोड पे जितने भी किलोमीटर का वो रोड है उस पर एक लाइट नहीं होती। और फिर एक एक लाइन तो आपने लाजमी खानी है। वो जो दुकानदार है उन्होंने आगे कोई वर्कशॉप बना के कोई रेडी खड़ी करके एक लाइन तो आप लोग खा गए, ठीक है, प्रॉपर रूट की। तो आप सरकारी सड़क पे 1 इंच भी कब्जा होने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। अब अल्लाह करिए पीरा फोर्स आई है, कुछ कर ले। हाँ, ये तो अब तजावुजात का जो ऑपरेशन हो रहा है उसके अंडर ये देखा भी जा सकता है जी। हम ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक वंस अगेन जी। हम जा रहे हैं जी अगली खबर की तरफ। अगली खबर आपके साथ शेयर करते हैं। कुछ लोग पंजाब की तरक्की से जलते हैं। सफाई के लिए जदीद मशीनरी और वेबसाइट का इफ्तिताह किया गया है। गुज़श्ता रोज़ ये तकरीब हुई, वज़ीर आला पंजाब की जानिब से खुसूसी तौर पर इसमें शिरकत की गई और उन्होंने खुसूसी गुफ्तगू भी की। वेस्ट मैनेजमेंट गाड़ियों जदीद मशीनरी से लेस किया गया है और अब मकसद तो शहर को साफ सुथरा रखना ही है। दुर्रे नायाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा का सबसे बड़ा जो एहसान अगर होगा वो पूरे पंजाब में लाहौर की तर्ज पे पैरेलल फैसिलिटीज़ देना जिस पे वो काम कर रही है। बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। मैं अब देखें ना, लाहौर से हम बाहर निकलें तो वही वासा जो लाहौर के अंदर पानी आपको 1 घंटे के अंदर 2 घंटे के अंदर निकाल देता है, क्या वो लोधरा तक साहिवाल तक बाकी शहरों का हक नहीं है? इधर से अपर पंजाब अटक तक लोगों का हक नहीं है? वही सफाई जो सुबह हमारे उठने से पहले फजर के वक्त आपके सारे कंटेनर खाली मिलते हैं, गलियां साफ मिलती हैं, आपको बंदे नज़र आते हैं काम करते हुए, जो फजर की नमाज पढ़ने जा रहा होता है वो देख रहा होता है कि लाहौर वेस्ट किस तरह काम कर रही है। क्या ये बाकी शहरों का हक नहीं है? बाकी 36 अजला में फैसिलिटीज़ नहीं दी जानी चाहिए? इस पे मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने काम किया और मैं तो इस पे यकीन करूँगा, अप्रिशिएट करूँगा कि उन्होंने वासास को पंजाब के तमाम शहरों में फैलाने का हुक्म दिया है। कॉन्ट्रैक्टर आगे उनके मशीनरी ख़रीदने के कॉन्ट्रैक्ट वो होने जा रहे हैं, वहाँ पे अफसरान जो हैं उनकी भर्तियाँ की जा रही हैं और पहले में तो डेपुटेशन लोगों को ले जाया जा रहा है। इसी तरह वेस्ट मैनेजमेंट कंपनियों का दायरा कार पूरे पंजाब में फैलाया जा रहा है। PHA लाहौर की तर्ज पे तमाम पंजाब के शहरों में PHAs कायम किए जा रहे हैं। अब आप देखें ना, बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर ही वहाँ ना हो, इमरान के शहर गुजरांवाला में ना हो, मेरे शहर साहिवाल में ना हो, तो वहाँ हम कितनी को फैसिलिटीज़ दे लेंगे? अब इस वक्त की ज़रूरत है कि आप कम अज़ कम वो फैसिलिटीज़ जो वासा लाहौर के पास है, PHA लाहौर के पास है, लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के पास है, वो अक्रॉस द बॉर्डर पंजाब के इस तरफ लोअर पंजाब और अपर पंजाब दोनों के तमाम 36 के 36 इजला में होना चाहिए। तो बहुत अच्छा इकदाम है। मरियम साहबा ना सिर्फ इस पर काम कर रही हैं, नज़र भी आ रहा है, पैसे भी दे रही हैं, फंड्स भी दे रही हैं और सेक्टर्स जो कंसर्न हैं, जो मिनिस्टर कंसर्न है, उनको फ्री हैंड भी दिया बिल्कुल हुआ कि वो कि जी मुझे तो ये काम चाहिए, बेहतरीन चाहिए, बस आप उल्टे हो सीधे हो जैसे मर्जी करके दें, मुझे ये काम चाहिए, मुझे इस डेडलाइन तक ये चीज़ें एस्टेब्लिश चाहिए। उसके बाद वो ज़िले में पूछेंगी कि अब बताएं, आपको जब ला के खड़ा कर दिया है तो इंफ्रास्ट्रक्चर का डिज़ाइन, इंफ्रास्ट्रक्चर का मैकेनिज्म, अगर वहाँ पे सीवर चाहिए, वाटर सप्लाई लाइन चाहिए, प्लांटेशन चाहिए, हॉर्टिकल्चर चाहिए, वेस्ट कलेक्शन सिस्टम चाहिए, डंपिंग साइट्स चाहिए, तो ये फराहम करना इन लोगों का काम है। बिल्कुल ऐसे ही। और वो तभी करेंगे जब उनको बेसिक मैकेनिज्म होगा। बहुत अच्छी बात है, आई रियली अप्रिशिएट कि वो पूरे पंजाब के लिए वो सोच रही है जो लाहौर के लिए सोच बिल्कुल। और आप ये देखें कि इसके लिए बजट की भी कोई रुकावट नहीं, इनाफ है कि आपको बस ये है कि आपने अच्छा परफॉर्म करना है और आपको सफाई सुथराई जो है वो नज़र आनी चाहिए। इमरान यूनुस, देखिए जी, लाहौर शहर में सफाई के हवाले से बात करें तो हमने वो वक्त भी देखा है कि जब यहाँ पर कचरे के पहाड़ नज़र आते थे। दुर्रे ने आप तब बीट किया करते थे अल बराक की, आई थिंक 2 टर्किश कंपनियाँ थी। वो जब उनके कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हुए और उसके बाद पूरे शहर में बदबू फैल गई। खैर तब भी गवर्नमेंट जो है बड़ी एक्टिव हुई और उन्होंने कोशिश की कि इस चीज़ को जो है वो बेहतर किया जाए। और अब आज का लाहौर देखें तो आपको पूरा लाहौर जो है वो आपको साफ नज़र आता है। मतलब हम ये नहीं कह सकते कि 100%, क्योंकि जो मुज़ाफ़ाती इलाके हैं वहाँ पर अभी भी थोड़ा इस किस्म के मसाइल हैं सफाई सुथराई के। वो भी सिर्फ इस वजह से कि वहाँ पर लोग जो हैं वो खुद
अपनी हालत जो है बदलना नहीं चाहते, या वहाँ के रोड जो है वो इस काबिल नहीं है। लेकिन आपका तकरीबन 90% लाहौर जो है ना बिल्कुल साफ़ सुथरा नज़र आता है। आपको गली मोहल्लों में सफाई होती हुई नज़र आती है, जितना भी कूड़ा कटकट है वो सारा उठाया गया होता है। तो ठीक है, अभी लाहौर में जब बारिश होती है उसके बाद जब पानी खड़ा होता है, देखिए लाहौर शहर के ये जो दो मसाइल थे, सफाई और इसके बाद जो बारिश के बाद पानी खड़ा होता है उन इलाकों में जो डूब जाते हैं। सफाई सुथराई तो आपने मुकम्मल कर ली, अब आपको ये चीज़ें भी देखने की ज़रूरत है कि बारिश के बाद जहाँ पर पूरा पूरा दिन पानी रहता है, जिन इलाकों में लोगों के घरों में पानी जाता है, उसको भी बेहतर करने की ज़रूरत है, चाहे वो वासा के थ्रू करवाना है या LDA के थ्रू करवाना है। अच्छा, पूरा पंजाब, एक वक्त था कि पूरा पंजाब सिर्फ लाहौर हुआ करता था, कि सरकार की सारी तवज्जो जो है वो सिर्फ लाहौर पे हुआ करती थी। अब आहिस्ता आहिस्ता दीगर इजला की तरफ जो है वो भी जा रही है, लेकिन उस स्पीड से नहीं जा रही जिसकी वजह से जिस बिना पे जानी चाहिए। यही वजह है कि मुख्तलिफ जो सियासी जमातें हैं वो अभी भी हुकूमत पंजाब, हुकूमत वक्त पर बात कर रही हैं कि भाई आपके लिए अभी भी सिर्फ क्या लाहौर ही बेहतर है, बिल्कुल ऐसे जुनूबी पंजाब जो है उस तरफ भी ध्यान देने की ज़रूरत है। तो बिल्कुल दुर्र ने आपने ठीक कहा कि बाकी भी तो अजला हैं, सही, उनको भी देखने की ज़रूरत है, उनको भी बेहतर करने की ज़रूरत है। वहाँ पर भी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको बेहतर करने की ज़रूरत है, लोगों का मेयार ज़िंदगी जो है वो बेहतर करने की ज़रूरत है। अच्छा जी, अज़मा बुखारी साहब ये कहती हैं, एक तरफ पीपल्स पार्टी की आदत सीज़ फायर की बात, दूसरी तरफ दूसरी जानिब हर घंटे बाद हवाई फायरिंग करने आ जाती है, वज़ीर इत्तलात की जानिब से कहा गया है ज़ाती हमलों पर। अच्छा जी, ये चीज़ें तो ना हर दौर में ही रही हैं, और जब आप डिलीवर कर रहे हैं नहीं कर रहे, अपोजिशन जमातों की जानिब से ये रवैया तो रहता ही है दुरना। अच्छा, मैंने तो खैर इतना ज़्यादा नेगेटिव नहीं सुना। मैंने कायरा साहब को सुना, कमरुज़्ज़मान कायरा साहब बहुत मुनासिब बात कर रहे थे। इवन के मेयर कराची जो हैं वहाब साहब, वो भी बड़ी मुनासिब बातें कर रहे थे। अब मुनाजरे की जो बातें आपने की है ना, अब अगलों ने अगर मुनाजरा एक्सेप्ट कर लिया है तो आप आए हैं, ठीक है। अगर इतनी बात है, अगर आप कहते हैं कि जी आपको लाहौर और पंजाब की तरक्की हजम नहीं हो रही, भाई उनको क्यों नहीं हजम हो रही होगी? उनका आपसे क्या इस तरह का मामला है? इस चीज का है नहीं मामला तब है जब आप उनके फंड उठा के पंजाब में ले गए, तो ठीक है वो एहतजाज भी करेंगे, उनको हजम भी नहीं होगा, उनको प्रोटेस्ट भी करना चाहिए। आप देखें बैठे बैठे अचानक जो है वो बात पंजाब और सिंध की लसानियत पे बात करेंगे तो कोई ना कोई तो आगे से रिएक्ट करेगा। ये पंजाब और सिंध की आपस में तकाबला जो है वो किसने शुरू किया? पहले तो बंदा ये पूछे इनसे। अब जब शुरू हो गया है, आपको चैलेंज करने की उनकी मेयर को क्या जरूरत थी? अब जब मेयर ने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया तो अब आप आए, आप आके पूरी मीडिया को दावत दें और लाइव करें, पता लग जाएगा किसने कितना काम किया, किसने कितना काम नहीं किया। मैं ये समझता हूँ कि कराची, मुझे भी 8-1 साल तो हो गए होंगे जब लास्ट टाइम मैं अच्छे तरीके से देखने गया था। वैसे तो 1-2 दिन के लिए गए, अब बहुत बदल चुका है। कराची में बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो चुकी है। कराची में पंजाब और लाहौर से ज़्यादा 100 गुना मसाइल हैं। उन मसाइल को हल करना ऐसे नहीं है कि रातों रात आप कर लेंगे। अगर आपने मुकाबला करना है ना, तो फिर आप आएँ, आप विफाक के साथ मुकाबला करके दिखा दें। आप लाहौर का कंपैरिजन करें, आज इस्लामाबाद कितना ज़्यादा चमक चुका है, आज इस्लामाबाद में जितने ज़्यादा प्रोजेक्ट हो चुके हैं, आज इस्लामाबाद में जितनी एक्सप्रेस वे बन चुकी हैं, अंडरपासेस, फ्लाईओवर से रास्ते दिए गए हैं, आज ब्यूटिफिकेशन के जितने प्रोजेक्ट वहाँ किए जाते हैं, आपकी मेट्रो खंडर बनती जा रही है। आप इस्लामाबाद की मेट्रो की रिपेयर मेंटेनेंस देखें जाके। आप तो अपने ज़िले को, अपने शहर को, पंजाब को अपने विफाक के साथ जहाँ सेम हुकूमत है कंपैरिजन नहीं कर सकते, तो आप देखो चौथे महल्ले में लड़ाइयाँ डाल रही हैं। मुझे तो ये नहीं समझ आ रही। अच्छा, वही बात जो मैं कर रहा था कि स्पेशली अगर हुकूमत वक्त के हवाले से बात की जाए, कल मैंने अज़मा बुखारी साहबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो सुनी, तो आप यकीन जाने के आई एम रियली सॉरी बट मुझे हंसी आई काफ़ी, क्योंकि मोहतरमा ये फरमा रही थी कि जी हम ज़रा सी बात कर दें तो अपोजिशन से बर्दाश्त नहीं होता और ये अपनी जुबानों से शोले जो है वो उगलना शुरू हो जाते हैं। ये बात बंदा कहे कि ये क्या कौन रहा है? बिल्कुल ऐसे मरियम औरंगजेब साहिबा और अज़मा बुखारी साहिबा, इनकी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस, मीडिया टॉक्स निकाल लें, आपको पता चल जाएगा कि किस में बर्दाश्त नहीं है और कौन अपनी जुबानों से शोले इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन नहीं। मतलब आपको जब थोड़ा सा आपको ये बताए कि जी आपको क्या करना चाहिए, आपकी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, तो उसको आप इतना नेगेटिव मत लें, उसको आप थोड़ा सा पॉजिटिव तरीके से सोचें कि अगर आपको कोई ये वट एवर वो आपकी अपोजिशन है या आम आवाम है,
अगर वो आपको ये कह रहे हैं कि आपको जी इन चीजों को छोड़ के इन चीजों पर काम करने की जरूरत तो है। आपका अपना मुल्क है, आपके कंपैरिजन उस तरह से बनते नहीं People's हैं। आप अच्छा Party- काम कर रहे हैं भैया आप हुकूमत है, आपका काम है, आप सियासत में आए हैं, आपके पास होता है, आपने सुनना है, आपने बर्दाश्त करना है। पीपल्स पार्टी वालों पे तो फ्रेंडली ओपोजिशन के इतने इल्जाम लग चुके हैं और अभी मोहतरमा कह रही है कि हमसे तो पता नहीं शोले उगल रहे हैं। भाई आपके पीछे आपको सपोर्ट करते करते विफाक में और पंजाब में उन पे तो फ्रेंडली ओपोजिशन के भाई इल्जाम लगे हुए हैं। जिस जमात के बारे में आप बात कर रहे हैं, उस जमात का सरबराह आज तक उनके चेहरे पे कभी किसी ने गुस्सा नहीं देखा। वो जब बात करेंगे मुस्कुराएंगे, वो जब बात करेंगे मुस्कुराएंगे। और मेरा नहीं ख्याल कि वो इस चीज को भी संजीदा ले रहे होंगे। ये आग शायद जो है ना यकतरफा चल रही है। मेरे से अगर ऑनेस्टली ओपिनियन देखें कि यकतरफा आग जो होती है ना वो फिर कौन बुझा सकता है? वो तो खुद ही लगाई होती है, खुद ही आप कर रहे होते हैं। आपको शाइस्तगी से जवाब दे रहा है तो आप उसको शाइस्तगी जवाब दे। कोई नजरअंदाज कर रहा है, आप नजरअंदाज करें। पंजाब हो, सिंध हो, है तो एक। मुझे तो मुनाजरे का बहुत इंतजार है कि चले यहाँ मुनाजरा भी हो ले एक दफा देख यानी अब आप इसका इंतजार करें। चले वो टाइम पे हो ही जाएगा। जिस तरह से दोनों तरफ तो नहीं कह सकते, मैडम ज्यादा गुस्से में नजर आ रही हैं। ब्रेक ले लेते हैं जी, ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक। नादरा सिस्टम अपग्रेड, पासपोर्ट के लिए कतार ना घंटों इंतजार, साइलिन इस पर खुश है। अच्छा, पासपोर्ट वाला तो ऑनेस्टली स्पीकिंग 2-3 लोगों से मुझे भी पता चला है कि जी जब से 24/7 हुआ है, क्योंकि मुझे याद है जब मैंने पासपोर्ट 2 दफ़ा बनवाया था तो बहुत लंबी कतारों में लगना पड़ा था। एबर्ट रोड में गई थी। सो अब मेरे ख्याल से किसी को भी किसी से सिफारिश की ज़रूरत नहीं पड़ी या किसी को कहने की ज़रूरत नहीं पड़ी कि जी हमें टाइम दे दें। पूरा दिन आपके पास, इवन रात को भी 24/7 भी ये फैसिलिटी मौजूद है। आप जा सकते हैं और गार्डन टाउन से आसानी से अपना पासपोर्ट जहाँ कहीं पे भी आपका करीबी जो आपका लग रहा है बनवा सकते हैं। और वो जो डिले आ रहा था वो भी काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुका है। इमरान यूनुस, देखें जी, तारीख गवाह है कि किसी भी फील्ड की या इदारे की कामयाबी का इन्हिसार पता है किस चीज़ पे होता है? इस चीज़ पे होता है जब उस फील्ड का माहिर या उस इदारे का सरबराह ग्रास रूट लेवल तक जाता है, एंड यूज़र तक जाता है और जाके खुद से ये पूछे कि जी बताएं आपकी क्या राय है। हमारे इदारों की बदकिस्मती यही रही कि इदारे ठीक है काम कर रहे हैं, लेकिन जो माजरत के साथ मैं ब्यूरोक्रेसी को शराफिया ही बोलूँगा क्योंकि ये ब्यूरोक्रेट तो नहीं है ये शराफिया ही नहीं, वो भी है, ये अल्लाह के हुक्म से शराफिया ही। ये क्या करते हैं, इन्होंने पूछना है कि जी डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट की कारकर्दगी क्या है, इन्होंने क्या करना है, अपने एडिशनल सेक्रेटरी को, डिप्टी सेक्रेटरी को बुलाना है। हाँ जी बताएं वो डिपार्टमेंट क्या कर रहा है जी, ये कर रहा है, अच्छा जी ठीक है, ओके की रिपोर्ट। भाई इस तरह तो नहीं होता। मिनिस्टर्स हैं, उन्होंने बुलाना है, सेक्रेटरीज को बुला लेना है। वो भाई सिर्फ अपने सबऑर्डिनेट को बुला के पूछा कि भाई इदारा कैसा काम कर रहा है जी, बिल्कुल। इस तरह तो नहीं होता। इदारे किस तरह काम करते हैं ये तो चले फिर हम बात करेंगे कि निगरान दौर की। निगरान दौर में तमाम इदारे तीर की तरह सीधे हुए थे और वो क्या कोई जादू की छड़ी नहीं थी या कोई डंडा नहीं था। वो सिर्फ ये था कि जो सूबे का उस वक्त का सरबराह था वो क्या करता था कि वो जाके अगर हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज हैं तो वो जाके डिस्पेंसरी पे बैठ जाता था, हॉस्पिटल में जाके बैठ जाता। वो किसी को बुलाता नहीं था, वो वहां जाके बैठ जाता था कि जी मैंने यहाँ 3-4 घंटे देने हैं, लोगों से मिलना है। यही वजह थी, दुर्र-ए-नयाब ने भी ये बात यही कही थी कि एक ऐसा वक्त आया कि दुर्र-ए-नयाब के सामने की बात है कि एक खातून ने, एक बूढ़ी माई ने ये कहा था कि नहीं करना तो मेरा काम, कोई नहीं, मैं वजीर आला में दसांगी। मतलब वजीर आला इतना आम था कि हर जगह मिल जाता था। अब आप ये देखें कि पासपोर्ट के हवाले से यकीन जाने कि हमने भी शुरू से पासपोर्ट बनाते रहे, हमेशा मसाइल रहे हैं। अगर आप कॉल करवा कर भी चले गए हैं फिर भी आपको इंतजार करना पड़ता था। क्यों? आप वाली बात, सिस्टम बैठ गया, लाइट चली गई है, सिस्टम अपडेट नहीं हो रहा। भाई क्यों अपडेट नहीं हो रहा? और अब तीर की तरह सारे सीधे हुए हैं। और जब कभी भी गए 2 काउंटर तो ऐसे खाली पड़े हैं, चाहे जितनी मर्जी लंबी कतार है। लोग बहुत खुश हैं क्योंकि मैं अभी रिसेंटली रिन्यूअल के लिए गया था और मैं वाकई हैरान हो गया। पहले तो जब आप एंटर होते हैं ना पासपोर्ट ऑफिस, आप एक बार फिर बाहर निकल के देखते हैं कि ये पासपोर्ट ऑफिस ही है। लिटरली वो ऐसे लगता है जैसे कि मल्टीनेशनल कंपनी के ऑफिस में नहीं आप आगे, ठीक है, आप अंदर एंटर होते हैं, फिर लोग जो है वो हर बंदा, वो लगता ही नहीं है कि पाकिस्तान है। क्यों? क्योंकि जब भी ये मतलब हम अक्सर बात करते हैं कि जब भी हम कोई फॉरेन का टूर करके जब पाकिस्तान आते हैं ना तो हमें पता चल जाता है एयरपोर्ट पे उतरते ही कि ये पाकिस्तान पाकिस्तान है। क्यों? क्योंकि हर किसी के चेहरे पे परेशानी, हर कोई परेशान हाल है।
तो पासपोर्ट ऑफिस अब आप जब जाते हैं तो लोग वहां पर भाई खुश बात बैठे हुए हैं, उनको बैठने के लिए जगह मिल रही है, उनको पीने के लिए पानी मिल रहा है, उन्हें बारी का इंतजार करना नहीं पड़ रहा, तमाम काम जो है वो जल्दी हो रहे हैं। सबसे बड़ी जानने वाली कोई बैकलॉग नहीं है, सबसे बड़ी बात कोई बैकलॉग नहीं है। लंबी कतारों में आपको इंतजार करना पड़ा है, एक वो मसला हल हो गया। दूसरा, आपको टाइमली पासपोर्ट, कुछ लोगों का ये बहुत मसला होता था कि जी फौरी तौर पर जाना है, वीजा लग गया, पासपोर्ट नहीं है, तो ये बड़े मसाइल। जो एक्सप्रेस इनका एक एक्सप्रेस वे है वो आपको 2 दिन में पासपोर्ट दे देता है, बंदा हैरान हो जाता है। अच्छा, इसमें बहुत सारे इशू एड्रेस किए हैं मोहसिन साहब ने, ग्रास रूट लेवल से उठा के देखा है, कहीं पे पेपर्स नहीं थे, कहीं पे प्लास्टिक लेमिनेशन नहीं था, कहीं पे दोनों चीज़ें थी, मशीनें ख़राब पड़ी हुई थी, फिर कहीं पे प्रायोरिटीज़ लगाई जाती थी, एजेंट्स माफिया बहुत था, फिर कहीं पे प्रोटोकॉल इतने लगाए जाते थे कि आम लोगों को दरगुजर कर दिया जाता था, उनको नज़रअंदाज किया जाता था। तो इन चीज़ों को उन्होंने एड्रेस किया है। एड्रेस करने का एक ही मकसद होता है कि आम लोगों को सबसे पहले रिलीफ मिले। प्रोटोकॉल वालों तो प्रोटोकॉल मिलना ही है हर हाल में, पहले भी मिलता है, बाद में मिलना है, लेकिन आम लोगों के लिए सोचना जो है ना वो बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि आम लोगों के लिए वही सोचता है जो आम जिंदगी से हर रोज दो चार होता है, आम लोगों में उठता बैठता है, खाता पीता है, उनके साथ उसका इंटरेक्शन होता है। अब जो सारा दिन अशराफिया में बैठेगा, उनके साथ खाए पिएगा, उसने क्या सोचना है। मोहसिन साहब की तो आदत हमेशा तब भी ये रही है कि अगर उनको ऑनेस्टली, मैं आपको एक बात बड़े दावे के साथ कहता हूँ, उनको दफ्तर के अब ड्राइवरों के मसाइल भी पता होंगे इस टाइम, वज़ीर दाखिला होने के बावजूद। उनको किचन में किचन बॉयज़ अगर कोई है या लोअर स्टाफ जितना भी आप कर लें, उनको क्लास 4 के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं अपने ज़ाती, उनको उनके भी मामलात पता होंगे ज़ाती ज़िंदगी के बारे में। तो मेरा ख्याल है कि ये वाला फार्मूला उन्होंने हर जगह इम्प्लीमेंट किया है। अब जिस तरह खूबसूरती के साथ उन्होंने पहले नादरा और अब पासपोर्ट को एड्रेस किया, अभी इंशाल्लाह वो एयरपोर्ट के भी इमिग्रेशन निज़ाम को डेवलप करने जा रहे हैं। ये मैं आपको खबर दे रहा हूँ। आपको जल्दी पता लगेगा कि दुबई की तरह आप फ़ौरन इमिग्रेशन की सिर्फ मशीनों से गुजर जाएंगे और आपकी इमिग्रेशन हो जाएगी। तो अनकरीब वो तो अगली तरफ जा रहे हैं, लेकिन अगली चीजें तभी कामयाब होगी जब पिछली चीजों का भी फॉलोअप रखा जाएगा। वो बार बार आके चीजों को फॉलोअप इसलिए लेते हैं कि उनको पता लगे कि जो मैंने सिस्टम बनाया था उससे लोग फायदा उठा रहे हैं कि नहीं उठा रहे। वरना क्या होता है, वुज़रा तो क्या करते हैं, वो तो बस कहते हैं कि पीए को चेक करो यार, मुझे रिपोर्ट दो। वो अपनी मर्जी की अच्छी बुरी रिपोर्ट बना के कागज पे पेश कर देता है, कोई जाना पसंद नहीं करता। तो इनका बार बार जाने का मकसद सिर्फ यही है कि एक दफ़ा सिस्टम देखें, अचानक से जाके सिस्टम में एंट्री या एग्जिट चेक करें, उनको देखें अगर वहाँ पे डाटा उठा रहा है। क्योंकि पासपोर्ट के अंदर जो बंदा गुजरा है उसको पता है कि एक नादरा के साथ फेचिंग सिस्टम है। अगर पासपोर्ट का आपका डाटा डालते हुए नादरा ने आपका सिस्टम फेच ना किया ना, तो आपका पासपोर्ट ना नया बन सकता है, ना आपका रिन्यू हो सकता है। तो प्रॉब्लम उस फेचिंग सिस्टम में बहुत ज्यादा थी। 2-2 दिन तो नादरा रिस्पॉन्ड नहीं करता था फेचिंग सिस्टम में। आप लेके बैठे हैं, कल आ जाए जी, परसों आ जाए, और नादरा आपका रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। अब माशाल्लाह ये हल हो चुका है और मुझे पूरी उम्मीद है कि इसके बाद आपको एयरपोर्ट में भी बहुत खुशखबरियां मिलने वाली है। इमरान जो कहता था ना कि हम बाहर से यूरोप से आते थे तो हमारे चेहरे उतर जाते थे, अब नहीं उतरेंगे। चलिए जी, अब वो नहीं लगेगा। अच्छा जी, लाहौर के तारीखी मौसमी त्यौहार पतंगबाजी की इजाजत किन शराइत पर दी जाए, इसका जायजा लिया जा रहा है। महकमा दाखिला पंजाब की जानिब से कहा गया है, इस पे इजलास भी हुआ है, जरूरी है जी। पहली बात अच्छा, तो वैसे ये मैं अब इस हक में हूं कि ना ही, मैं पहले ऑनेस्टली स्पीकिंग अब आदत भी होगी लोगों। जी, मैं उन लोगों को पैगाम देना चाहता हूं जो आप जैसी सोच रखते हैं कि पतंगबाजी की इजाज़त नहीं देनी चाहिए और क्यों नहीं देनी चाहिए। देखें, सड़कों पे गले जो हैं वो किन चीज़ों की वजह से कटते हैं। एक होती है आपकी जिसको केमिकल डोर कहते हैं, वो प्लास्टिक की डोर होती है, प्लास्टिक का धागा होता है, और वो ऐसा धागा होता है कि अगर आप उसको तोड़ें तो वो टूटता नहीं है, वो स्ट्रेच होता रहता है। ठीक है, वो टूटता नहीं है। उससे वो, मैं कहता हूं कि वो तलवार से भी तेज धार होती है उसकी, कि वो हल्का सा ऐसे फिरता है और वो आपकी हड्डी तक पहुंच जाता है। पहला ये। दूसरा, जो गर्दन कटने के वाकयात होते हैं वो इस वजह से होते हैं कि एक मोटा धागा होता है, और वो इतना मोटा धागा होता है कि अगर आप मोटर बाइक स्टैंड पे खड़ी है, या वेस्पा ले लें, क्योंकि वेस्पा सबसे वजनी माना जाता है, वेस्पा अगर स्टैंड पे लगा, उसको बांध के उस धागे को खींचा जाए तो धागा नहीं टूटेगा, आपका वेस्पा जमीन पे गिर जाएगा। वो इतना मजबूत होता है। ये दो चीजें हैं जिसकी वजह से गर्दनें कटती हैं। इन दो चीजों को जो है वो बंद होना चाहिए। जो काइट फ्लाइंग एसोसिएशन है, पाकिस्तान काइट फ्लाइंग एसोसिएशन, उसने भी सरकार के आगे ये रखा है कि जी जितने वाकयात हुए हैं उसमें जो धागा रिपोर्ट हुआ है वो ये है। इसकी जो फैक्ट्रियां हैं, इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है, उसको बंद करना चाहिए, क्योंकि ये अफगानिस्तान में एक्सपोर्ट होता है। इसको आप या तो
यहाँ तो सरकार पाबंदी लगाए इस किस्म की कि वो फैक्ट्रियां जो ये बनाती हैं अगर वो एक्सपोर्ट कर रही हैं तो वो सिर्फ एक्सपोर्ट करेंगी। अगर आम मार्केट में ये धागा बिकता हुआ नजर आया तो सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ठीक है, ये वो दो चीजें हैं जिस पे मैं बात करना चाहता था कि अमवात क्यों होती हैं, उसकी दो वजूहत ये हैं। अब सरकार जो बैठी हुई है बातें कर रही है। अब आ जाए हम बसंत के त्यौहार की तरफ। बसंत का त्यौहार जो है जब हुआ करता था, मेरे ख्याल से उससे बड़ा फेस्टिवल लाहौर में या पंजाब में कोई और नहीं होता था। आपको पता है कि फॉरेनर जो है वो आते थे, आपके अंदरून की छतें जो हैं वो ऑलरेडी बुकड होती थी, होटल जो है वो बुक होते थे, आपकी कई इंडस्ट्रीज जो हैं वो इससे वाबस्ता थी। ठीक है, अब बात इस तरह महफूज बसंत मनाने का जो मशावरती इजलास चल रहे हैं, महकमा दाखिला भी इसमें शामिल है और इसके साथ पाकिस्तान काइट फ्लाइंग एसोसिएशन जो है वो भी इसमें शामिल है। मुझे इसलिए इसका ज़्यादा मालूम है क्योंकि इसके जो अहदेदारान हैं पाकिस्तान काइट फ्लाइंग एसोसिएशन के, वो मेरे नेबर्स हैं, हमारे मोहल्ले में रहते हैं, गली में रहते हैं। मैं उनसे ये चीज़ें डिस्कस करता रहता हूँ। अच्छा, अब हुकूमत जो बात कर रही है वो ये कह रही है कि इसको महफूज कैसे बनाया जाए। आया कि एक दिन का त्यौहार है, इसके लिए क्या क्या हिफाजती इक़दाम जो है वो किए जा सकते हैं। एक तरफ एसोसिएशन भी बैठी हुई है क्योंकि लाखों नहीं करोड़ों लोग इस इंडस्ट्री से वाबस्ता रहे हैं जिनके घर के चूल्हे जो हैं वो बंद हो चुके हुए हैं। ठीक है, अब वो यही कह रहे हैं कि महफूज बसंत अगर मनानी है तो ये जो केमिकल धागा और मोटी डोर है इसको बंद होना चाहिए। ठीक है, और इसके बगैर बसंत जो है वो मनाई जा सकती है उस धागे के साथ जो ऐसे करे तो टूट जाता है। और असल मजा भी पुराने दौर में भी आपको पता है कि पुराने दौर में जब बसंत मनाई जाती थी तब ऐसे वाकयात नहीं होते थे, कभी नहीं सुने थे हमने। क्यों? क्योंकि वो डोर जो है जब वो बाइक वाले या किसी की छाती के साथ या बाजू के साथ या किसी चीज पे लगती थी तो वो टूट जाती थी, वो कट नहीं लगाती थी। तो इस चीज को, इन अवामिल को मद्देनजर रखते हुए मशावरती इजलास जारी हैं और सोचा जा रहा है कि कैसे हम महफूज बसंत मना सकते हैं। अच्छा, इसमें कई साल से सोचा जा रहा है और ब्यूरोक्रेसी जो है वो किसी अंजाम पे नहीं पहुंच पाई, क्योंकि मेरा ख्याल है या तो ब्यूरोक्रेट्स ने खुद कभी पतंगबाजी की नहीं होगी या उनको जितनी इमरान ने डिटेल के साथ उनको डोर्स की इकसाम और पता नहीं क्या क्या चीज़ें बताई हैं, धाती डोर क्या होती है, केमिकल क्या होती है, तो उनको इस चीज़ों से आशनाई नहीं है। फिर उनको उस सनत से जुड़े गरीब लोगों की मजबूरियाँ नहीं पता कि कोई तिनका काटता था, कोई गुड्डी पेपर तैयार करता था, फिर कोई औरतें जो बेचारी कुछ नहीं कर सकती थी वो घरों में बैठ के उसको सिर्फ लेटी लगा के जोड़ा करती थी और उसी से उनको अच्छी खासी आमदन इतनी हो जाती थी कि उनकी एक वक्त की रोटी अच्छी तरीके से एक दिन की पक जाती थी। ठीक, अब वो सनत अलहदा उजड़ी। उसके बाद जो गरीब लोग थे वो तरह तरह के जराइम में मुलविस हो गए, तरह तरह की मौशी जो बीमारियां हैं उनके अंदर वो घुल मिल गए। औरतें जो हैं वो, ख़वातीन जो हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म के मुख्तलिफ जो हैं वो कारोबार धंधों में इन्वॉल्व हो गई। इसका ज़िम्मेदार कौन है? इसके ज़िम्मेदार ये फ़ैसला साज हैं जिनसे इतने सालों से फ़ैसला ही नहीं हो पा रहा कि हमने इस सकाफ़त को, लाहौर की पहचान को पूरी दुनिया में, अगर कोई पूरी दुनिया में ये फेस्टिवल आज मनाया जा रहा है कि हमने कैसे करना है। कमजोरी ये है कि जब कोई ऐसा बंदा जिसको इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं होती वो एक इंडस्ट्री लगाता है धाती टोर की, केमिकल की, और वो आप पे निज़ाम पे इतना हावी हो जाता है कि आप उसके खिलाफ कुछ कर ही नहीं सकते। आप इतने बड़े वुज़रा, इतने बड़े ब्यूरोक्रेट हो के भी उनके मातहत लग रहे होते हैं, आप डिसीजन नहीं कर सकते, उसको बंद करके सील नहीं करा सकते, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा के उसको अंजाम तक नहीं पहुंचा सकते, तो फिर गरीब बच्चों के, आम लोगों के गले तो कटेंगे। इस चीज़ की जिम्मेदारी का वजन उठाना चाहिए, समझना चाहिए। और इस दौरान अगर आप समझते हैं कि महफूज बसंत कराई जा सकती है तो इसको बिला ताखीर करा देना चाहिए। ये हमारे लाहौर की सकाफत है, हमारे लाहौर की पहचान है, पूरी दुनिया के लोग इसको जानते हैं। बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपको चाहे आप कोई मखसूस एरिया करें, बिल्कुल आप कर लें, आपके पास इतने खुले एरिया हैं, आपके पास रावी है, साइफन है, आपके पास छांगा मांगा है, छांगा मांगा रायविंड साइड वाली साइड पे इतना आपके पास पोटेंशियल है, इतनी सारी जगह है। बॉर्डर एरियाज आप ले लें, लोग तो छोटे छोटे पार्कों में कर लेते हैं। यानी प्लानिंग के साथ ये आप कर सकते हैं, अदरवाइज इसके खतरनाक नताइज तो सब लोग देख ही चुके हैं। हम ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद आते हैं हमारे साथ। वेलकम बैक। दरख्तों की गैर कानूनी कटाई पर 10 साल की सज़ा मुकर्रर की गई है। दुर नायाब इम्प्लीमेंट हो जाए।
इसमें चेक एंड बैलेंस कैसे लगाने नहीं है, आपको लगाने की तरफ नहीं जाना, कटाई की तरफ। चेक एंड बैलेंस रखेगा? आपको देखें, चेक एंड बैलेंस तो चलें कोई भी नहीं रख पाएगा, लेकिन अगर कोई पकड़ा जाता है हाँ। और उसको प्रोसिक्यूशन में जाके आप सजा दिलवा पाएंगे, आप तो आम लोगों को यहाँ से पकड़ के बड़ी बड़ी सजाएं दिलवाने के माहिर हैं जी। ये दरख्त माफिया जो है ना, ये जो लकड़ी माफिया है, टिम्बर माफिया, आप कुछ कर नहीं कंट्रोल कर सकते, कर ही नहीं सकते यार, ठीक है, हिम्मत नहीं है आपने। आपका क्या है जी कि आपने छोटी छोटी सजाएं लेके लोगों को बड़ी बड़ी लंबी मुशक्कतें कटवानी है। हमारी सरकार तो सिर्फ इतना ही पोटेंशियल रखती है, इसके अलावा जो पोटेंशियल जुराइम है जिसमें दरख्त काटना पूरी दुनिया में बहुत बड़ा जुर्म है। आज हम 70 सालों बाद इस मकाम पे पहुंचे कि आज हमने सोचा है कि 10 साल की सज़ा रख दें, पता नहीं अगले 10 साल इस मुल्क को कौम के पास है भी कि नहीं बचे। अच्छा, ब्यूरोक्रेसी के सिस्टम की हालात चेक करें कि उनको आज एहसास हुआ है कि लकड़ी काटने पे तो बड़ी गलत सज़ा, बड़ी जी कोताही हो गई, इसकी तो बड़ी भारी सज़ा होनी चाहिए। होना क्या है, सज़ाएं आप देने की तरफ ले जाएंगे, लेकिन ना आपका प्रोसिक्यूशन विंग इतना स्ट्रॉन्ग है, ना आपके महकमे इतने स्ट्रॉन्ग है कि वो केसों की पैरवी करें, वो अदालतों में जाएं, वो जजेस को अपने केस प्लीड करें। क्या इतना लीगल विंग किसी का वीक हो सकता है जो हमारे सरकारी इदारों के वीक हैं? अब जब इतने वीक होंगे तो बड़े बड़े ये माफियाज हैं, ये तो मामूली से सजाएं लेके जुर्माने अदा करके बाहर हो जाएंगे। यहाँ तो कत्ल के मुजरिमों को सजा नहीं मिलती, यहाँ तो बड़े बड़े लोग जो हैं वो इंसाफ के लिए एड़ियां रगड़ते हुए अगले जहां चले जाते हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि सजाएं देना, सजाएं बनाना ये मैटर नहीं करता, एक मिसाल बनाना मैटर करता है। बिल्कुल आपने सही कहा, आप इंप्लीमेंट तो करके आप किसी एक को एक दफा मिसाल तो बनाए ना। आपके पास कोई ऐसी चीज नहीं है, मैं बन सकती है भाई, बन सकती है, क्या बता सके हमने ये मामला भी आप सीसीडी को दे दें तो फिर ये चीजें हो सकती हैं। एक छोटी सी मिसाल मैं ये देता हूँ कि हमारे समनाबाद नदीम शहीद रोड के पास आबियां चौक है, उसकी बैक साइड पे एक पठान का टॉल है। मैं एक आधी बार वहां कोयले लेने गया तो आप यकीन जाने मैंने उसका टॉल देखा ना, पूरे पूरे दरख्त वहां पड़े हैं और इतनी कीमती लकड़ी के लोगों को तो इदराक नहीं है कि शीशम और इनकी सब की क्या अहमियत है। मैंने वहां पर देखा और मैं इतना हैरान हुआ और मैंने उसको ये कहा, मैंने कहा ये इतना कीमती दरख्त, मैंने कहा अगर लेना हो तो क्या था सर, जितना आपको दरख्त चाहिए मिल जाएगा। मैंने कहा हर किस्म का, उसने कहा जितना कीमती चाहिए आपको मिल जाएगा। आप ये सोचे कि वो इतना पूरे एतमाद है कि उसको कोई रोकने वाला ही नहीं है। अगर सरकार ने टिम्बर माफिया के खिलाफ एक्शन लेना है तो भाई साफ सीधा फार्मूला है कि भाई टॉलों पे जाएं, टाल छाल पे जाएं, उसे पूछे तुम्हारे पास लकड़ी कहाँ से आती है, भाई आप चेन को पकड़े पहुंच जाएंगे, लेकिन आप नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो लोग बहुत पावरफुल हैं। दूसरी बात यह, चलो ये चीज तो इस कहाँ चली गई, इस चीज को छोड़ें, ये तो महकमों के काम है, उन्होंने क्या करना है, सरकार के काम है, अल्लाह के हुक्म, अल्लाह का हुक्म क्या है, इन्होंने करना ही नहीं है, नियतें नहीं है। अच्छा, आप इस तरफ आ जाएं कि दुर्र-ए-नयाब ने भी कई बार ये खबरें जो हैं वो दी है कि एक घर एक दरख्त। आप यकीन जाने, सिर्फ शहरों में छोड़ें, सोसाइटीज जो बन रही है ना, सिर्फ सोसाइटीज ये कह देना कि जो घर बनेगा वो अपने आगे उतनी स्पेस होती है कि आप वहां पर क्यारी बना सकते हैं, पौधे लगा सकते हैं। एक घर एक दरख्त वाला कॉन्सेप्ट आप यकीन जाने, चाहे गवर्नमेंट ना कहे, शहरी खुद लगाना शुरू कर दें, हमारा लाहौर क्या, पूरा पंजाब, पूरा पाकिस्तान जन्नत बन जाए। नहीं, वो भी कानून बन गया, उससे पूछे वो कितना इम्प्लीमेंट हुआ है, बना हुआ है। आप उससे पूछे क्या रहा कि आप कुछ बताएं। नहीं ठीक है, मैं तो इस हक में नहीं हूँ कि किसी की गलत साइड ली जाए। कानून जब बना उसके बाद, अच्छा ज्यादा देर नहीं हुई, इसे महीना 2 महीना हो गया, लेकिन आप ये बताएं कि इस 2 महीने के अंदर कितनी सोसाइटियों में कितने घरों पे आपने दरख्त लगवाए हैं, आपको डाटा जारी कर दें। पीएचए के पास ऐसा कोई डाटा नहीं है, अल्लाह के फजल से कानून बस उन्होंने कह दिया और आपने दोबारा चेक करना गवारा नहीं किया, आपने चेक ही नहीं करना। बट ये मेरे ख्याल से फौरी तौर पर इस पर अमल दरामद होना चाहिए। आप मजीद दरख्त लगाए, ये भी वक्त की अहम ज़रूरत है, और दरख्त को कटने से सिर्फ अगर हम कागजों तक सजाएं देते रहेंगे तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि किसी में खौफ भी होगा। थैंक यू सो मच जी। हेडलाइंस के बाद आपको ज्वाइन करते हैं।